नमस्कार दोस्तों, एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 मई 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में, उसके हम सेकंड सेशन की बात करेंगे। दोस्तों 2 सेशन होते हैं आपके। फर्स्ट सेशन में मैथ और रीजनिंग आती है, सेकंड सेशन में आपका सामान्य जानकारी यानी जीके और इंग्लिश का पार्ट होता है। सेकंड सेशन में आज हम बात करेंगे सामान्य जानकारी के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो पहला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? यानी कि संविधान का आर्टिकल पूछा गया है, कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन दिए थे आपके, ए ऑप्शन में 65 था, बी में 60 था, सी ऑप्शन में 55 और डी में 70 ये आर्टिकल थे। तो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है? आर्टिकल 60 में। इसमें शपथ, राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। बात की जाए राष्ट्रपति से संबंधित अन्य आर्टिकल की, तो आर्टिकल 55 ये कहता है राष्ट्रपति के चुनाव की रीति। राष्ट्रपति के चुनाव की रीति जो है वो आर्टिकल 55 में डिफाइन कर रखी है। आर्टिकल 7 की बात करें तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। ठीक है, तो आर्टिकल 60 कहता है राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। आर्टिकल 55 की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो रीति होगी उनसे संबंधित है। और आर्टिकल 70 की बात करें तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किस प्रकार से होगा, यह आर्टिकल 70 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को अनुसूची भाषाओं के रूप में निर्दिष्टित किया गया है? तो कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? ए है 18, बी है 22, सी ऑप्शन में आपका 20 और डी में है 14 है। तो 8वीं अनुसूची के अनुसार जो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को निर्दिष्टित कर रखा है। बात की जाए दोस्तों 1950 में जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन समय समय पर जैसे संविधान संशोधन होते रहे, ऐड होती रही भाषाएं, तो अब टोटल जो है 8वीं अनुसूची में वो टोटल 22 अनुसूचित भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्टित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा को मापने के लिए एक उपकरण है? विद्युत धारा को मापने का उपकरण है। ए है एमीटर, बी है पोटेंशियोमीटर, सी है वोल्टमीटर और डी है विद्युत मीटर। तो विद्युत धारा मापने का कौन सा उपकरण होता है? एमीटर। क्लियर? आगे देखेंगे, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन थे गुड़गांव, पानीपत, जिंद या फिर फरीदाबाद। तो कहाँ है? पानीपत। ये हरियाणा में है और पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा बना हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे, तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है, ए है 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर, बी है 1857 में केशव चंद्र सेन, सी ऑप्शन है 1850 में अक्षय कुमार दत्त और डी ऑप्शन था 1840 में द्वारकानाथ टैगोर। तो तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो 6 अक्टूबर है ना, 6 अक्टूबर 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रारंभ में दोस्तों इसका जो नाम था, प्रारंभिक नाम की बात करें तो तत्वरंजनी सभा था। प्रारंभ में इसका नाम तत्वरंजनी सभा था, लेकिन कुछ समय बाद ही इसका नाम परिवर्तन करके तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया था, जिसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा
की गई थी। क्लियर। आगे देखेंगे, अंग्रेजों ने खालिस्तान में भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। तो किस सन में अंग्रेजों ने भारत में जो अंग्रेजी थी उसको शिक्षा का माध्यम बनाया था? ऑप्शन थे, ए है 1835, बी है 1857, सी है 1855 और डी है 1833। तो किस सन में? 1835 में। 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना लिया था। क्लियर। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? ए ऑप्शन है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बी है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सी ऑप्शन था आपका विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और डी है विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं, तो ये भी आपका सही है। लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, बल्कि विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आर्टिकल 54 में डिफाइन कर रखा है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। आगे देखेंगे, भारत में गरीबी का आकलन रिक्त स्थान द्वारा किया जाता है। ए है नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा, बी है CSO द्वारा, सी ऑप्शन में है NSSO द्वारा और डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में जो गरीबी का आकलन जो किया जाता है वो नीति आयोग की द्वारा एक टास्क फोर्स बनाई जाती है, उसके द्वारा गरीबी का आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं अनिवार्य हैं? तो पहला देखते हैं, ए है बडवार अवधि के दौरान अनुकूलतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है लगभग 100 दिनों की तुषारहीन अवधि। तीसरा है हल्की चिकनी अथवा भारी दोमट मृदा। तो इसमें से आपको नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो ए ऑप्शन में है 1, 2 और 3 यानी कि तीनों सही है। बी में है केवल 1 और 2 सही है। सी ऑप्शन में केवल 2 और 3 सही है और डी में केवल 1 सही है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड की बात की जाए तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि 30 डिग्री टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो गेहूं की फसल के लिए लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड में बोते समय तापमान होना जरूरी होता है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया है। लगभग 100 दिनों की तुषारहीन अवधि, ये बिल्कुल ठीक है, 100 दिनों की। हल्की चिकनी और भारी दोमट मिट्टी, तो गेहूं की फसल के लिए ये भी सही आपका ऑप्शन है। तो केवल 2 और 3 सही होगा, तो जो कि ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर है। तो केवल 2 और 3 इसमें राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। क्लियर। आगे देखेंगे, बाबा अलाउद्दीन खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ऑप्शन थे, ए है सितार, बी है इसराज या ऐसराज, सी है सरोद और डी है तबला। तो बाबा अलाउद्दीन खान की बात करें तो ये सरोद वादक थे। ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो ए है भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। बी ऑप्शन में था आपके भारत, ईरान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। सी ऑप्शन में था भारत, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। और डी ऑप्शन में था भारत, इटली, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। तो I2U2 ठीक है। तो इसकी बात करें तो फर्स्ट आई से इंडिया हो रहा है, यानी कि भारत, ठीक है। आई की बात करें तो आई से इजराइल भी होता है, तो ये भी ठीक है। यू की बात करें तो यू से UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ये भी ठीक है। और दूसरा यू से बात करें तो अमेरिका। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका, यानी कि I2U2 ये ग्रुप है,
ये आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। ह्वेनसांग ने पल्लव राजवंश के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में कांची का भ्रमण किया था? तो ए है महेंद्र वर्मन प्रथम, बी है परमेश्वरम प्रथम, सी ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम और डी है नरसिंह वर्मन द्वितीय। जो ह्वेनसांग था वो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में कांची का भ्रमण किया था। तो कांची थी ये पल्लवों की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची थी। तो उस समय जब ह्वेनसांग आया था तो वो उस समय जो राजा था वो नरसिंह वर्मन प्रथम था और यही पल्लवों का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? ए है 8 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, बी है 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, सी है 12 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और डी है 13 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। तो अंडमान की बात की जाए, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह की अलग करने की, तो 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश करता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है ये? बंगाल की खाड़ी में। 10 डिग्री चैनल कह दो या 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, दोनों एक ही है। ठीक है, जो कि 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की बात की जाए तो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, लेकिन अभी इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अब इसका जो नाम है क्या है? नया नाम श्री विजयपुरम। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल थी, राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, उसका अभी नाम चेंज कर करके क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम। क्लियर? आगे देखेंगे। केंद्रक को कोशिका द्रव से रिक्त स्थान द्वारा अलग किया जाता है। ए है केंद्रक झिल्ली, बी है कोशिका झिल्ली, सी है कोशिका भित्ति और डी है केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक को कोशिका द्रव से केंद्रक झिल्ली द्वारा इसको अलग किया जाता है। क्लियर? आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है? ए है विश्व आर्थिक मंत्र, बी है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान यानी कि IEP, सी है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और डी है विश्व शांति मंच। तो क्या होगा? ये मंच है ना। तो जो संगठन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है वो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया जाता है। क्लियर? आगे देखेंगे। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? तो किससे हैं ये? टेनिस से। कहां से हैं? स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं ये, जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आया था। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव या फिर रानी का स्टेप वेल किस नदी के किनारे स्थित है? ए है हुगली नदी, बी है यमुना नदी, सी ऑप्शन था महानदी और डी है सरस्वती नदी। तो रानी की वाव की बात की जाए तो ये कहां पड़ता है? गुजरात में। और नदी है सरस्वती जो कि पाटन शहर में है। कहां पर? गुजरात में। पाटन शहर में गुजरात में जो कि रानी की वाव है। इसको 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है, तो रानी की वाव कहाँ स्थित है? पाटन शहर गुजरात में है और जो कि सरस्वती नदी के किनारे पर
स्थित है और जिनको 2014 में यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित कर लिया गया था। आगे देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार हिंदुओं और मुसलमानों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है? ए है ईसाई, बी ऑप्शन है सिख, सी ऑप्शन है जैन और डी है बौद्ध। तो कौन सा होगा? ईसाई, जो कि जनसंख्या की बात की जाए तो 2.3% जनसंख्या है इनकी, और अपने सिख की बात करें हम तो 1.7% जनसंख्या है, और जैन की बात करें तो 0.4% है, और बौद्ध की बात करें तो 0.7% इनकी जनसंख्या है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? ए है महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय, बी है ईश्वर सिंह द्वितीय, सी ऑप्शन है माधव सिंह और डी है प्रताप सिंह। तो जयपुर शहर की जो स्थापना थी वो महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 18 नवंबर 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। जयपुर कहाँ है? राजस्थान की कैपिटल है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसकी स्थापना सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा 18 नवंबर 1727 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी कि बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना। ए है 1958, बी है 1938, सी है 1928 और डी है 1948। तो कब की गई थी बीसीसीआई की स्थापना? 1928, यानी दिसंबर 1928 में ना, दिसंबर 1928 में बीसीसीआई की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन आए थे, वो हमने सॉल्यूशन करवा दिया है। अभी मैं आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उन बुक्स के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, तीनों बुक्स ये एसके बुक्स पब्लिकेशन की हैं। फर्स्ट की बात करें तो ये एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड में आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसको सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। जो आपका सिलेबस है सामान्य अध्ययन, गणित, इंग्लिश और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग का जो आपका सिलेबस है कंप्लीट, उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवा रखा है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या आप पीडीएफ के माध्यम से ले सकते हैं। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है, आप क्यूआर कोड स्कैन करें अपने मोबाइल से और आप हर क्वेश्चन की आप एक्सप्लेनेशन आप बिल्कुल इसमें देख सकते हैं। बात की जाए इनके पेपर सेट की दोस्तों, तो ये इसके लिए पेपर सेट, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। इसमें पेपर सेट है जिसमें आपको 24 पेपर्स मिलेंगे। जो आपका ये पेपर सेट है ये 2023 के नवीनतम पैटर्न्स के अनुसार बनाया गया है। इसको बनाने के लिए हमारी टीम द्वारा जो गत वर्ष को एमटीएस का एग्जाम हुए थे उन्हीं के एग्जाम के आधार पर ही इसको तैयार किया गया है। जो आपके 2 सेशन होते हैं, फर्स्ट सेशन में आपके मैथ और रीजनिंग आती है और जो सेकंड सेशन होता है उसमें आपका जीके और इंग्लिश आती है। उस सेशन के अकॉर्डिंग ही 2023 के नवीनतम पैटर्न के अनुसार इसको बनाया गया है, जिसमें आपको 24 पेपर उपलब्ध करवा रखे हैं। बात की जाए सामान्य ज्ञान की दोस्तों, तो सामान्य ज्ञान के लिए ये एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक में आपको एसएससी जीडी व एमटीएस के 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवा रखा है। एसएससी की जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन की जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। यानी कि जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न एसएससी जीडी और एमटीएस में आते हैं उसी लेवल की जो अन्य परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर किसी भी महकमे की हो, उनके क्वेश्चनों का भी इसमें समावेश किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें संकलन किया गया है और आपको सभी प्रश्नों की इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार भी बनाया गया है। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस चैनल पर हम एसएससी
एमटीएस व अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।